Recording on. Yes. तो कल मैंने आपको स्टूडेंट्स जो है बताया था अबाउट और अटेंडेंस आई विल टेक एज यूजुअल स्नैपशॉट इन द लास्ट 15 minutes. You be ready. Keep connected in the class till the last. When I take the snapshot, all the students should be connected in the class. Right now 31 students are there on the screen. I can see the name of 31 students right now. So these 31 students, now 32 has become, okay. I want these 33 students, 32 students should be there. 9 students, 11 students are still absent. Now Hardik has come. Hardik Chauhan is not come. Yesterday he came, but today again he is not there. Harsha Gujar has come. Okay. So you just keep connected yourself, because I will take the attendance. For attendance purpose, I will take the name, photo of your names in the last 15 minutes, and then I will mark the attendance accordingly. So students, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं 1-2 मिनट लेता हूं फटाफट से जो मैंने कल बताया था उसको समझाने के लिए। पहली बात मैंने बताई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल फिजिक्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोटोन का थ्योरी यानी लाइट का क्वांटम प्रिंसिपल का हेल्प लेना होता है, उसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट कंसिक्वेंस क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और एनर्जी अलग अलग कंसेप्ट हैं। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी एच न्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, इट इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। फिर मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, दैट इज called stopping potential. And important thing is that stopping potential does not depend on the intensity of radiation. That is the important thing. Stopping potential does not depend on intensity of radiation. It only depends on the frequency, ठीक है। तो उसका ग्राफ हम आज बनाएंगे। Second thing is that stopping potential, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज वाज आल्सो देयर। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज का काम केवल निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना है। इनका काम इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। इसीलिए आप जब पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी। अप टू सम टाइम इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज with the increase in potential, with the increase in accelerating potential difference, but at certain stage the photoelectric current will become constant, ठीक है। एक certain stage पर photoelectric current क्या हो जाएगी, constant हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। so like that, तो उसके बाद फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर भी करंट आपकी इंक्रीज नहीं होगी, ओके। so that you always keep it in your mind. Okay, now we take today's how the classical physics fail to explain the photoelectric effect. ये कुछ points मैं आपको explain कर रहा हूँ। failure of classical physics to explain photoelectric effect, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हाउ द क्लासिकल फिजिक्स बिकम फेल। तो इसके लिए पहला पॉइंट तो मैंने कल बता ही दिया था कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को जब हम मानते हैं तो एनर्जी ही इंटेंसिटी होती है। मतलब इंटेंसिटी मतलब एनर्जी ऑफ द वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मींस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दिस इफेक्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड
एट एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बट सफिशिएंट विद सफिशिएंट इंटेंसिटी। मतलब लाइट की जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप मानते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी होती है, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी यदि उसकी सफिशिएंट है तो फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो रेडिएशन की, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा मानना था क्लासिकल फिजिक्स का। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो हमने क्या देखा कि भाई एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, उस मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यदि रेडिएशन की है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बात आ गई। इस तरह से पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाउ द क्लासिकल फिजिक्स बिकम फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम बता सकते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एट विच द करंट बिकम जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज इटसेल्फ। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह से एनर्जी के रेफरेंस में ही आता है, बस एनर्जी पर यूनिट चार्ज अपन बोल देते हैं। तो इस हिसाब से यदि अपन इंटेंसिटी को एनर्जी मान के चल रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम डिफाइन कर रहे हैं जिस पर कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पे डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व यस्टरडे आल्सो आई ड्रॉ द ग्राफ एंड दैट ग्राफ वाज द एक्सपेरिमेंटल कर्व। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे ग्राफ थे तो उनको आप गलत कह नहीं सकते। एंड एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आर शोइंग दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल वार सेम whether intensity is I1, whether intensity is I2 or I3. For any value of intensity, the stopping potential is a same itself. So stopping potential does not depend on the intensity of the radiation. तो एक ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम डिले का एक बताया गया कंसेप्ट कि स्टॉपिंग आपका क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में आपका लाइट रेडिएशन आता है। तो कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में आता है तो उस लाइट का अलग अलग पार्ट क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम डिले वाला कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट है कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब लाइट या रेडिएशन आएगा तो हर इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का कुछ कुछ पार्ट मिलेगा। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग रेडिएशन के गिरने में, इंसिडेंट होने में, मतलब मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन में कुछ टाइम इंटरवल आ जाना चाहिए, आना चाहिए, आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि as soon as the radiation incident, immediately within no time, without any time delay, the electron emission take place। यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन में और रेडिएशन के इंसिडेंट में कोई भी टाइम डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम डिले वहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है कि देयर शुड बी सम टाइम डिले। So that was the another contradictory point at which the classical physics become fail। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ये हालांकि टॉपिक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ है ये पेपर्स में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें कई बार 1 या 2 पॉइंट्स वो आपसे पूछ लेता है कि हाउ एक्सप्लेन और हाउ राइट एनी पॉइंट, राइट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स or write 1 point sometimes कि on this basis कि classical physics could not explain the photoelectric effect। तो वो आपको मैंने ये 3 points इसमें बताए हैं, sufficient हैं these 3 points, तो ये accordingly we can explain। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। नाउ इसके बाद आता है हाँ, अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि अब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग
यूजिंग क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन, मतलब जो लाइट का क्वांटम प्रिंसिपल है प्लांक वाला, उस क्वांटम प्रिंसिपल को यूज करके हम लाइट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, बहुत फेमस इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो हम कैसे बता रहे हैं। एक्चुअली दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम प्रिंसिपल से का यूज करके एक्सप्लेनेशन देने का जो क्रेडिट है बच्चों, वो किसको जाता है, आइंस्टीन को जाता है। इसलिए आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन का ये कहना था कि सपोज मान लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लैटाइस में आपके बाउंडेड हैं। लैटाइस का अट्रैक्शन क्या कर रहा है, उनको उस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आने दे रहा है, और आपका जो पर्पज है वो है इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब यही तो बताया मैंने। तो नाउ द रेडिएशन, जब आपका कोई भी रेडिएशन एनर्जी इसके ऊपर आती है तो वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में आती है। ये मैं क्या बोल गया, यानी वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के पार्टिकल्स के, एनर्जी के पैकेट पार्टिकल के फॉर्म में वो आती है। मतलब यहाँ पे एक थ्योरी और इंट्रोड्यूस की गई थी रेडिएशन की, लाइट की, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल थ्योरी। कि भाई लाइट को एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं तो इसका मतलब कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस के फॉर्म में लाइट आ रही है, उस एनर्जी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में लाइट आ रही है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि लाइट आपकी क्वांटाइज्ड मैनर में आ रही है, क्वांटाइज्ड मैनर में आने का मतलब हो गया कि लाइट का एक एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट आपने कंसीडर किया है, और वो यूनिट, उसको, उस यूनिट को क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। कि लाइट की स्मॉलेस्ट एनर्जी को एक पार्टिकल के इक्विवेलेंट माना गया और उस पार्टिकल को बोला गया फोटोन। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, सबसे पहले आपको फोटोन के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फोटोन को समझना बहुत जरूरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए। फोटोन क्या है, व्हाट इज फोटोन? पहली बात, फोटोन का कंसेप्ट सबसे पहले प्लैंक ने दिया था, और प्लैंक और आइंस्टीन एक ही टाइम के थे, तो आइंस्टीन ने भी फिर प्लैंक के कंसेप्ट को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। लेकिन प्लैंक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फोटोन। तो प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल आप लोगों ने केमिस्ट्री में ही पढ़ा है, तो वही है, मतलब उसमें थोड़ा सा हम उसमें और एक्स्ट्रा बता देंगे कि फोटोन इज द बेसिकली स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी बंडल। मतलब लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट और बंडल के फॉर्म में हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी स्मॉलेस्ट एनर्जी जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसकी एनर्जी की, उस स्मॉलेस्ट यूनिट्स के इक्विवेलेंट हमने एक पार्टिकल अज्यूम किया है। उस स्मॉलेस्ट लाइट की एनर्जी के कंसीडरेशन में हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। और एक फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी किसी भी फोटोन की जो होती है, दैट मिनिमम एनर्जी इज E इक्वल्स टू h न्यू। दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ एनी फोटोन। और लाइट के जो अदर फोटोन्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो इस h न्यू की क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है। यानी कि लाइट जब आपकी प्रोपेगेट करती है तो उस लाइट में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी h न्यू की क्या होती है, मल्टीपल होती है। तो बताइए हो गई नहीं हो गई क्वांटाइज्ड? सपोज मान लीजिए यदि कोई फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी तो दूसरे वाले फोटोन की एनर्जी 2h न्यू होगी। 2 फोटोन्स को अपन अज्यूम करें तो वहां पे एनर्जी होगी 2h न्यू, 1.5 नहीं होगी। तो बताइए h न्यू 2h न्यू, तो इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 1.7, 1.8, ये सारी वैल्यूज क्या हो गई आपकी, इम्पॉसिबल बता दी उसने। तो बताइए यही तो होता है क्वांटाइजेशन, कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज का एग्जिस्टेंस होना, सभी वैल्यूज का एग्जिस्टेंस नहीं होना कंटिन्यूअसली रूप से, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट को जब हम एनर्जी पार्टिकल और एनर्जी पैकेट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो उस एनर्जी पैकेट और एनर्जी पार्टिकल में स्मॉलेस्ट एनर्जी h न्यू होती है, और रिमेन जो भी टोटल एनर्जी होती है वो उस h न्यू का क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है। यानी फोटोन की एनर्जी कभी भी h न्यू का फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकती। तो इसलिए एनर्जी की क्या हो गई, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, h न्यू के बाद 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू।
तो लाइट आपका इस तरह, हालांकि न्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, बेसिकली बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी की जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, उसको अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फील नहीं कर सकते। जैसे एच न्यू और 2h न्यू, इस एनर्जी डिफरेंस को अपन जो है वो फील नहीं कर सकते। आई कि नहीं आई बात समझ में? वो एनर्जी डिफरेंस हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो हमें वो कंटिन्यूस ही दिखेगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको वो एनर्जी डिफरेंस नजर आता है एच न्यू और 2h न्यू। आई मेरी बात समझ में? मतलब कि एच न्यू की जो वैल्यू आएगी, आप जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी? लाइट की फ्रीक्वेंसी तकरीबन आप कह सकते हैं 10 की पावर, जैसे आपकी वेवलेंथ होती है 10 की पावर -7, तो 8 + 7 15, 10 की पावर 15 मीटर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी आप हर्ट्ज, सॉरी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर, लाइट की अपन बात कर रहे हैं, वैसे तो कोई भी रेडिएशन हो सकता है यहाँ पे, मैंने बताया था, लेकिन अपन जैसे लाइट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप लमसम मतलब अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 15 हर्ट्ज ले सकते हैं। भाई लाइट की वेलोसिटी 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर की होती है, 38 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर 38 इंटू 10 की पावर -10, तो 3.8 इंटू 10 की पावर -7, और ये आपका 10 की पावर 8 है, तो 8 + 7 15 आ गया। अब आप एच न्यू का ऑर्डर निकालो, तो एच न्यू का ऑर्डर हो जाएगा, एच की वैल्यू होती है 10 की पावर -34 इंटू 6.6, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ 10 की पावर का, एक रफ आइडिया, इंटू 10 की पावर 15। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका आएगा 10 की पावर -30, कितना आएगा ये 10 की पावर 15 और 15 30, तो 19 आ जाएगा, -19, तो 10 की पावर क्या हो गया, ये 19 आ गया, माइनस 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 को क्या आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोपी लेवल पे, बहुत ज्यादा, मतलब इस डिफरेंस को अपन कहाँ फील कर सकते हैं, मतलब एक फोटोन की एनर्जी और दूसरे फोटोन की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो 10 की पावर -19 जूल होगा। तो अपन माइक्रोस्कोपी लेवल पे इसको देख रहे हैं, लेकिन अपन जब मैक्रोस्कोपी लेवल पे लाइट आ रही है तो हमको तो ऐसे नजर आ रहा है कि कंटिन्यूअस एनर्जी है, क्योंकि उसका क्वांटा क्या है, बहुत ही छोटा है, उसका क्वांटा है, इट इज वेरी स्मॉल। आई कि नहीं, बताइए मेरी बात समझ में आप लोगों को, कि लाइट का क्वांटा इतना स्मॉल है कि मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे अपन जब देखते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि लाइट की एनर्जी कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन वास्तव में प्लांक का ये कहना था कि माइक्रो लेवल पे वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होती है मतलब वो एनर्जी के एक स्मॉलेस्ट पैकेट एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, फोटोन के कंसेप्ट के बारे में बताया। फोटोन को एक एनर्जी पार्टिकल के इक्विवेलेंट माना गया है, और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। इसका क्या मतलब हो गया, रेस्ट मास का मतलब 0 हो गया, मतलब रेस्ट कंडीशन में कोई फोटोन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। मतलब अपन केवल काइनेटिक एनर्जी जब कुछ होती है, मतलब लाइट आपकी मोशन, लाइट आपकी मूविंग, लाइट रेडिएशन मतलब समथिंग इज मूविंग, वेलोसिटी वहां पे कुछ होनी चाहिए, तभी हम फोटोन के एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं। रेस्ट में हम फोटोन के एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, और लाइट के रेस्ट में होने का तो लॉजिक ही नहीं है, लाइट तो हमेशा ट्रेवल करती है, लाइट तो हमेशा ट्रेवल करती रहती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर से, तो लाइट के रेस्ट में होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, लाइट मतलब समथिंग इज मूविंग इन द स्पेस, तो दैट इज ओके। तो लाइट का जो एनर्जी फोटोन अपन कंसिडर कर रहे हैं उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, और मिनिमम एनर्जी जो होती है दैट इज एच न्यू होती है, एंड अदर एनर्जीज आर आल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एच। आई थिंक इट इज क्लियर, एच न्यू वाला कंसेप्ट, थोड़ा फोटोन वाला कंसेप्ट क्लियर। तो आइंस्टीन का ये कहना था कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट हो रही होती है, किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट हो रही होती है, तो दैट लाइट इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स। किसी भी पैकेट में लाइट इंसिडेंट हो रही होती है तो किसी भी लाइट क्या होती है, एनर्जी पैकेट, और स्मॉलेस्ट एनर्जी कितनी होती है, वो स्मॉलेस्ट एनर्जी जो होती है एक फोटोन की होती है, दैट इज एच न्यू, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो अब क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, एक फोटोन मिलता है, मतलब हर फोटोन क्या करता है, हर इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इंडिविजुअल रिएक्शन करता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन करता है, और एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। तो यदि आपने फ्रीक्वेंसी को ऑलरेडी सफिशिएंट रख रखा है तो एक फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, सफिशिएंट हो गई, और आपने
एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया गया तो एक फोटोन की एनर्जी भी कम होगी। और यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू होने पर ही वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के आता है। यदि उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के नहीं आता है। तो आइंस्टीन ने इस बात को ऐसे समझाया कि यदि हम लाइट को एक फोटोन के रूप में अज्यूम करें कि हम ये मान के चलें कि मेटल सरफेस में जो लैटाइस है उन लैटाइस इलेक्ट्रॉन्स के पास वो जो लाइट है वो लाइट फोटोन के फॉर्म में आ रही है और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, तो अपन न्यू की वैल्यू को चेंज करके उस ई को अरेंज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे फोटोन की एनर्जी h न्यू बोलते हैं, तो इस न्यू की वैल्यू को एडजस्ट करके हम इस एनर्जी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि इस न्यू को हम सफिशिएंटली हाई ले लें तो ऑटोमेटिकली एक फोटोन की एनर्जी अपने आप में इतनी होगी कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते निकाल दे। तो इसलिए अपन क्या करते हैं वहां पे एक फोटोन की एनर्जी न्यू को सफिशिएंटली हाई रखते हैं, जिसे इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी क्या होती है आपकी सबकी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो उन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके और उनको अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी देके, यस ये भी ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि फोटोन जब मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कर रहा होता है, क्या बोला मैं कि जब कोई भी फोटोन, लाइट फोटोन, रेडिएशन फोटोन किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कर रहा होता है तो इस इंटरेक्शन के दौरान वो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके विद इन नो इंटरवल, विद इन नो टाइम इंटरवल मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए अपन ये बोल रहे हैं कि लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, तो अपन ने उस पूरी एनर्जी को 100 फोटॉन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इमीडिएटली 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 इलेक्ट्रॉन सबको एक इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली एक एक फोटोन उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ऑलरेडी एक फोटोन अपने आप में एक एनर्जी का एक वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने में और फोटोन के गिरने में जो टाइम गैप है वो क्या हो जाएगा, जीरो के अप्रोच जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यही बात हम एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री में देख रहे थे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोल रहा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी, तो इलेक्ट्रॉन को उसका अलग अलग पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को, उसी का कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को, उसी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को, तो वहां से टाइम डिले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्ट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पे उसने क्या बोला कि फोटोन अपने आप में एक एनर्जी इंटाइटी है, तो उस पूरी एनर्जी में कितने फोटोन से उतने इलेक्ट्रॉन से वो इंडिविजुअल क्या करेगा, फोटोन जितने इलेक्ट्रॉन से उतने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करके अपनी खुद की एनर्जी क्या दे देगा, उसको कंप्लीटली दे देगा और क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस डिस्कशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ द फोटोन गिव्स इट्स एनर्जी एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन कम आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाह रहा था। हालांकि इतना कुछ हमें एग्जाम में लिखना नहीं होता, ये मैंने समझने के लिए बताया हूँ। बाकी एग्जामिनेशन में आपको इसको ब्रीफ में नोट्स में मिल जाएगा कैसे लिखना है, वो यही सब चीज बताई गई है उसमें भी हालांकि, लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक अपन लिख देते हैं कि भाई लाइट इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी पैकेट एनर्जी पार्टिकल एनर्जी बंडल्स एंड ईच फोटोन इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन and independently it interact with the electron of metal surface and give it its total energy, and by getting that energy the electron come out from its surface. अब यहाँ पे एक टर्म आती है वर्क फंक्शन। क्या आती है, वर्क फंक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स लैटाइस के अंदर हैं तो दे आर बाउंडेड विद देयर मेटल सरफेस अट्रैक्शन। तो सबसे पहले यदि वो इलेक्ट्रॉन फोटोन से इंटरेक्ट करेगा तो उस फोटोन के पास कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना कि वो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री कर दे। भाई इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और एनोड तक जाना ये तो दूसरी बात है, सबसे पहला काम है उस इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस में जो लैटाइस का अट्रैक्शन है उस लैटाइस के अट्रैक्शन से फ्री करना। आई नहीं आई बात मेरी समझ में सही बच्चों को? भाई तब फ्री होगा तभी तो वो मेटल सरफेस से बाहर आएगा और तभी तो उसको आप कुछ काइनेटिक एनर्जी देने की सोच सकते हो। तो हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन की बात की जाती है। मतलब हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो ये वर्क फंक्शन वाला टर्म स्टार्टिंग में ही आ जाता है कि भाई
किसी भी फोटोन की कम से कम एक मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को उसके अट्रैक्शन से फ्री कर दे इलेक्ट्रॉन को। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनी फोटोन ऑफ एनी रेडिएशन फोटोन, आप फोटोन भी लिख सकते हैं, विच इज एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनी फोटोन to make electron free, to make free electron या to make electron free from its lattice attraction, उसके लैटाइस के अट्रैक्शन से फ्री करने एंड कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, लैटाइस अट्रैक्शन से फ्री करना और मेटल सरफेस से बाहर आने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैंने मिनिमम वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, कोई बात नहीं, लिख देता हूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनी फोटोन। क्या बोला मैं, देखो सेंटेंस आप देख लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनी फोटोन, फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट, अगेन मैं रिपीटेडली आई एम टेलिंग, of any photon to make electron free from its lattice attraction and come out from metal surface, that is called as work function W। इसको हम W मान लेते हैं, कई बुक्स में इसको 5 भी बोला गया, वो अलग अलग नोटेशंस का फर्क है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, W ले लो चाहे 5 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो that is called W, तो that is called a work function। तो वर्क फंक्शन के बराबर यदि किसी इलेक्ट्रॉन, अब एक बार एज्यूम करो कि किसी फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर ही है, तो बस वो एनर्जी सारी की सारी काय में कंज्यूम हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री करने में खर्च हो जाएगी। और जब सारी एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से अट्रैक्शन से फ्री करने में खर्च हो जाएगी, तो सोचो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, सोचो। यदि कोई फोटोन ऐसा है जिसकी एनर्जी केवल वर्क फंक्शन के बराबर ही है, वेरी गुड चिदेश, यस, जीरो, प्रज्ञा जीरो, वेरी गुड, मैं यही आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। इट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि यदि कोई फोटोन एनर्जी का है और उसकी एनर्जी एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो वो जब अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल कर आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो व्हाट वी कैन से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो when energy of the photon is exactly equal to वर्क फंक्शन। समझ में आएगी ये बात मेरी समझ में, यदि किसी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन इक्वल है तो उससे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगी, उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। ये बात मैंने इसलिए बताई है ताकि आप ये जान सकें कि वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल के, उसके लैटाइस के अट्रैक्शन से फ्री करना, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, फोटोन के पास यदि एक्स्ट्रा एनर्जी है, अब यहां पे दो बातें हैं आपको, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कहीं ज्यादा है, तो फिर वो जितनी एनर्जी उसको वर्क फंक्शन में चाहिए वो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन लेते ही लैटाइस अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। लेकिन अभी भी तो फोटोन की एनर्जी है उसके पास, तो वो फिर उससे क्या कर लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। यानी यदि किसी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो फिर एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि तब वो डेफिनेटली उस फोटोन के पास मोर एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। ठीक है, और वर्क फंक्शन से कम यदि फोटोन की एनर्जी है, तो यदि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल बात है समझना। अरे भाई, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी यदि फोटोन की है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। सो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग। अब हम यहाँ पे लेते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, सारी एलिमेंट्री। और हाँ, एक बात और बता दूं, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, देन वी कैन से वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, nature of metal surface and impurities present in it and impurities present in it। किसी भी मेटल सरफेस जिसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन, उस मेटल सरफेस की नेचर पे और कंडीशन, कंडीशन मतलब इम्प्योरिटी वाली आ गई ना, कंडीशन ऑफ द सरफेस। कंडीशन वर्ड नहीं बोल के हम इम्प्योरिटी वाला वर्ड बोलते हैं, क्योंकि रफ कंडीशन स्मूथ कंडीशन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो कंडीशन की बजाय हम नेचर बोल देते हैं। नेचर का मतलब हो गया कि जैसे एल्काली मेटल्स, एल्काली अर्थ मेटल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, तो सबके लिए मैंने बताया था ना अलग अलग टाइप के रेडिएशंस काम आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो दैट इज रेडिएशन, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। तो नाउ वी टेक आइंस्टीन, EINSTEIN, आइंस्टीन स्पेलिंग देख लेना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लेट अस सी, let us consider energy of the incident photon, energy of incident photon is सॉरी एनर्जी की वजह हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज न्यू, और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट को क्या माना गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बताया था मैंने। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली वी आर टेकिंग, तो न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। नाउ यदि उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन ये पहले मान के चल रहे हैं कि फर्क न्यू नॉट से ज्यादा है, न्यू नॉट मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो अब ये एनर्जी क्या करेगी? दो काम करेगी। यदि वर्क फंक्शन इक्वल होती तो एक ही काम करती, मेटल सरफेस से अट्रैक्शन से फ्री करना। बट नाउ दिस एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी पहले तो ये ले लेते हैं। तो अपन ले लेते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन वी कंसीडर नाउ, total energy of photon, let us take E equals to h nu। पहली बात, फोटोन की टोटल एनर्जी हो जाएगी h nu। नाउ दिस एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, दिस एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन टू वेज। ये जो एनर्जी होगी ये दो तरीकों में खर्च होगी। पहला, to make electron free, to make the electron free from metal surface attraction। पहला तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री करने में, दैट इज कॉल्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री करने में, यानी कि वर्क फंक्शन में। सेकंड, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अपन ने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। भाई उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई, नहीं हो गई? यदि न्यू नोट से ज्यादा है तो वी कैन राइट रिमेनिंग एनर्जी, कुछ पहले तो एनर्जी काय में खर्च हो जाएगी? वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने में। तो वी कैन राइट टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज W प्लस काइनेटिक एनर्जी। आगे इक्वेशन, टोटल एनर्जी क्या बताइए अपने? h nu, it consumed in two ways, work function W plus to provide the kinetic energy to the electron। I think it is clear, there is nothing, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी इट इज, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन। मतलब यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझ रहे हैं तो इसके इक्वेशंस, इसके न्यूमेरिकल सब कुछ बहुत इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। नाउ अपन ने क्या बोला? यदि वर्क फंक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यदि अपन क्या बोल रहे हैं? न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अपन इसको बोल रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बस केवल मेटल सरफेस अट्रैक्शन से निकल के आएगा। तो अपन यहाँ पे यदि h न्यू नॉट कर देते हैं तो W प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहाँ से हमारे पास
वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी आ गया एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी आ गया एच न्यू नॉट प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, नाउ टोटल एनर्जी वी कैन राइट एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कई जगह यहाँ पे मैक्स भी लिखा हुआ है, वी मैक्स मैक्सिमम, वो भी ठीक है। वी मैक्सिमम का मतलब अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब लेटाइस में भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, उसमें कंपटीशन रहता है कि पहले कौन बाहर जाए, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा, तो यहाँ पे अपन वी मैक्स लिख देते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कई जगह वी भी लिखा हुआ है, कई जगह वी मैक्स लिखा हुआ है, दोनों ही सही है, वैसे ज्यादा सही वी मैक्स है, इसलिए मैंने भी वी मैक्स लिखा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मेटल सरफेस में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से वही इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बाहर जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, वी मैक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। सो नाउ ये हो गया एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। सो नाउ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, और एच को कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर ए। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स आपको करने को आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टॉपिक पे आपको करने को बेसिकली आते हैं। देखिए आज पढ़ाते पढ़ाते टाइम का पता ही लगा। आर यू फीलिंग लाइक द सेम? 10:43 हो गया, बताइए। जबकि आज हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया, 10:05 पे हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, एंड नाउ आई सी द टाइम 10:43 इज देयर इन द वॉच। वेरी गुड। तो हालांकि अभी थोड़ा टाइम है, मैं फोटो ले लेता हूँ। इक्वेशन कंप्लीट हो गई। मैं आपकी 35 स्टूडेंट्स आर देयर, स्टार्टिंग से 35 बच्चे हैं, अच्छी बात है बहुत। आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट 35 बच्चे आए, मतलब 8 बच्चे ही एब्सेंट हैं आज मेरी क्लास में, दैट इज इंक्रीजिंग, अच्छी बात है। 8 बच्चों के भी चलो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना। तो मैं आपकी अटेंडेंस की फोटो ले लेता हूँ। आज उत्कर्ष गोयल, उत्कर्ष श्रीवास्तव नहीं आया आज, है। उत्कर्ष श्रीवास्तव इज नॉट कमिंग, नेम नॉट कमिंग। उत्कर्ष गोयल इज देयर बट उत्कर्ष श्रीवास्तव इज आल्सो देयर। ठीक है, चलो। ये दिव्यांशी और प्रियांशी का कुछ न्यूज है। द टू ट्विन सिस्टर्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। आई थिंक they have out of station, they may be out of station, or they may have some problem. Okay, we will know. Two twins, Divyanshi and Priyanshi, they are not coming for the long time. Okay. 8 में से 2 तो बहनें हो गई, बताओ। 8 एब्सेंट है बच्चों में से 2 तो सिस्टर्स ही हो गई। ये बचे कितने? 6 में भी कुछ यश, ये यश कभी नहीं आता है, तो यश शर्मा, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। यश शर्मा इज फ्रीक्वेंट एब्सेंट, और एक उत्कर्ष श्रीवास्तव वेरी रेयरली ही कम्स। मतलब यहाँ पे एक बात, एक बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि जो कंटिन्यूअस एब्सेंट है वही एब्सेंट चल रहा है, बाकी जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही है, तो दैट इज आल्सो गुड सिग्नल। तो हमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है कि जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही चल रहे हैं। ठीक है। खुशी सुखवाल का नाम नहीं आ रहा, खुशी सुखवाल इज नॉट देयर। खुशी सुखवाल पहले तो रेगुलर थी, अभी आज नहीं आई है शायद। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हमारा और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाउ वी कैन राइट म्यू इक्वल्स टू c by lambda, and it is c by lambda naught
देन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ओके, सी को कॉमन ले लेंगे, एच सी आ जाएगा 1/λ नॉट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर बी। एक ही बात है वैसे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया बस वेवलेंथ में। तो दिस इज, और इस इक्वेशन से अपन एनालिटिकली मैथमेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आई? आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनालिटिकली एंड मैथमेटिकली। ओके बच्चों, अब इसमें एक टर्म आता है, मैंने आपको बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है, कट ऑफ वोल्टेज कह दो या स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व रिलेशन। मतलब अपन ने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे करता है, उसका कोई रिलेशन, उसका कोई इक्वेशन। तो अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से उसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखो, यदि हम मान रहे हैं कि सपोज कट ऑफ वोल्टेज कितनी है, वी नॉट, सपोज कट ऑफ वोल्टेज कितनी है, वी नॉट, तो अपन ने कल क्या बताया था, याद करो, कि नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ते 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 वी नॉट तक पहुंच गया। तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन क्या लेते हैं, ई, स्मॉल ई। तो यदि वी नॉट इज द पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, वी नॉट इंटू ई हो गई, नहीं हो गई, सोचो जरा। अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई है तो टोटल एनर्जी ई इंटू वी नॉट हो गई। और मैंने क्या बताया था, जब वी नॉट के बराबर पोटेंशियल हो जाएगा तो अपोजिट में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो किसके बराबर हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई वी नॉट। तो फॉर मेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, क्या लिख सकते हैं अपन, फॉर मेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, ई वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। भाई अपोजिट में यही तो बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपोजिट में किसके बराबर हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई वी नॉट रख सकते हैं, बिल्कुल, एच न्यू माइनस एच वी नॉट इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये हमारा इक्वेशन आ गया। देखो अभी नहीं आया, एक और थोड़ा इसमें कर देते हैं। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये आपका रिलेशन हो गया। नाउ दिस इज, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ गया नहीं आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब आप तो सब 12th के बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसमें सिमिलरिटी इसका कंपेयर करा सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, नेगेटिव इंटरसेक्शन के साथ पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव इंटरसेक्शन के साथ माइनस सी मतलब नेगेटिव इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन होता है ना, विद पॉजिटिव स्लोप, स्लोप तो पॉजिटिव ही है। तो y की जगह वी नॉट, न्यू की जगह x, दो वेरिएबल हो गए ना एक्स वाई, न्यू वी नॉट, x की कंपेरेबल आपका v न्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी को लेकर चल रहे अपन, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ वोल्टेज v नॉट y के करस्पॉन्डिंग, और h अपॉन ई m और h नॉट अपॉन ई पूरा c के इक्वल हो गया। तो ग्राफ बना दो झटाक से, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो अब कुछ रहा ही नहीं, बच्चों का खेल हो गया अब तो। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस, और ये ग्राफ थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये आपका नेगेटिव स्लोप, सॉरी नेगेटिव इंटरसेक्शन विद पॉजिटिव स्लोप, और ये वाला इंटरवल होगा न्यू नॉट, और दिस इज कॉल्ड एज एच न्यू नॉट अपॉन ई। एच न्यू नॉट अपॉन ई मीन्स वर्क फंक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। तो हमने वेरीफाई कर दिया ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द लीनियर फंक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया,
क्लियर है सबको? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी रिलेशन, आई थिंक ऑल शुड बी कंफर्टेबल इन दिस रिलेशन। यस, अच्छा कमेंट में बता रहे हैं बच्चे। यस, प्रज्ञा इज सेइंग यस, वर्षा इज आल्सो सेइंग यस, ओके, हर्षा गुजर इज आल्सो क्लियर। तो ऑल आर सेइंग यस, नोबडी इज सेइंग नो सर, इट मींस ऑल हैव क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी 10:51 हो गया है और नेक्स्ट क्लास भी आपकी होनी है, तो नाउ इट इज टाइम फॉर सेइंग गुड बाय। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये इक्वेशंस भी हमारी कंप्लीट हो गई है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर अटेंडेंस। 34 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, ओके, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।